नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती ऐप में आपका स्वागत है। बायोलॉजी बाय मोहन सर में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मानव में जनन, कक्षा 12 का लेसन नंबर 3 मानव में जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेसन नंबर फर्स्ट में हम रिप्रोडक्शन से रिलेटिव कुछ बातें कर चुके हैं। यहाँ हम जानना चाहेंगे जनन अर्थात रिप्रोडक्शन। प्रत्येक या सभी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और उसे ही हम जनन कहते हैं। जैसे कि परिभाषा के रूप में हम ये लिख सकते हैं, प्रत्येक जीव या सभी जीव अपने जैसी संतान अपने जैसे जीव या संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे जनन कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि दुनिया में प्रत्येक जीव जनन करता है और अपनी जैसी जीवों को या संततियों को जन्म देता है, तो उनकी यह क्षमता ही जनन कहलाती है। नेक्स्ट स्थिति आती है, जैसे कि प्रत्येक जीव जनन तो करता है अपने जैसे, अर्थात गाय से गाय ही उत्पन्न होती है, हाथी से हाथी तथा दूसरी बात ये आ जाती है, चूहे से चूहा व मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि गाय की प्रजातियां प्रजनन करके गाय प्रजातियों का ही विकास करती हैं या गाय प्रजातियों को ही जन्म देती हैं। हाथी से हाथी उत्पन्न होता है, चूहे से चूहा उत्पन्न होता है, मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। अतः जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अतः जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन या प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट बात है कि जीव संतति उत्पन्न करके अपने जैसे जीवों की संख्या में वृद्धि करता है। जनन मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, जिसमें हमने पहले लेसन में भी अध्ययन किया था। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः
दो प्रकार का होता है। स्मॉल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, small b sexual सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें आपने पढ़ा था कि इसमें मात्र एक ही जीव भाग लेता है और उसी एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरा आ जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है इसमें अभी आपने पढ़ा है कि इसमें दो जीवों की भागीदारी होती है, अर्थात दो युग्मक जो होते हैं आपसी फ्यूजन करके और एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ हम बात कर रहे हैं मनुष्य की। मनुष्य जो होता है मुख्यतः एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। दूसरी बात है मनुष्य में या मानव में लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में लैंगिक देवरूपता। लैंगिक देवरूपता पाई जाती है। लैंगिक देवरूपता भी पाई जाती है, यानी कि नर और मादा जो प्राणी होते हैं उन्हें हम बाह्य आकार की विभिन्नताओं के आधार पर पहचान सकते हैं, और जब इन्हें बाह्य आकार की या विभिन्नताओं के आधार पर हम पहचान लेते हैं तो वो लैंगिक देवरूपता कहलाती है। यानी कि बाह्य आकार की और विभिन्नताओं से हम नर को नर मान लेते हैं और मादा को मादा मान लेते हैं। नेक्स्ट, इसी स्थिति में हम बात करें तो इस आधार पर देखें कि बाह्य आकार की के बेस पर नर जो होता है कुछ विशेष लक्षणों को रखता है, वैसे ही मादा जो होती है वो भी कुछ विशेष लक्षणों को रखती है। जैसे कि हम यहाँ बात करें लैंगिक देवरूपता में सबसे फर्स्ट मादा के बाह्य लक्षण। मादा की बाह्य लक्षण। मादा के बाह्य लक्षण क्या क्या होते हैं? इनमें स्तन ग्रंथियां विकसित पाई जाती हैं। इनमें
स्तन ग्रंथियां विकसित पाई जाती, यानी कि स्तनों का विकास नर की अपेक्षा ज़्यादा होता है और साथ ही इन स्तनों से दुग्ध का स्रवण भी होता है, लैक्टेशन बोलते हैं, दुग्ध का स्रवण भी होता है। दूसरी कंडीशन है इनकी आवाज़ बारीक होती है। इनकी आवाज़ कैसी होती है? बारीक होती है। दूसरी बात, इनकी त्वचा कोमल व चिकनी होती है। इनकी त्वचा कोमल व चिकनी होती है। इनकी जो त्वचा होती है कोमल व चिकनी होती है। नेक्स्ट है विशेषतः इनमें नितंबों या कूल्हे पर वसा का जमाव अधिक होने के कारण ये भारी होते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि ये मादाओं के बाह्य लक्षण हैं, जिनके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इनमें स्तन ग्रंथियां विकसित पाई जाती हैं। नर की अपेक्षा मादाओं के स्तन विकसित होते हैं, जिनसे दुग्ध का स्रवण होता है, जो शिशु को स्तनपान कराने में मदद भी करते हैं। शिशु का प्राथमिक पोषण स्तनपान ही होता है। दूसरी बात है कि इनकी आवाज़ बारीक होती है, अर्थात मर्दों की अपेक्षा या नर की अपेक्षा ये कम या बारीक आवाज़ का श्रवण करती हैं। इनकी त्वचा कोमल व चिकनी पाई जाती है। विशेषतः इनमें नितंबों या कूल्हे पर वसा का जमाव अधिक होने के कारण इनके नितंब या कूल्हे जो होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं। तो ये बाह्य लक्षण से हम एक मादा को पहचान सकते हैं। दूसरी कंडीशंस में अगर हम बात करें नर की बाह्य लक्षण, और नर के जो बाह्य लक्षण हैं उनमें सबसे फर्स्ट है वही इनमें स्तन ग्रंथियां अवशेष के रूप में पाई जाती है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि मादा की अपेक्षा नर की जो स्तन ग्रंथि होती हैं उनका विकास कम होता है, अतः इन्हें हम अवशेष के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट है पुरुषों में दाढ़ी मूछ पाई जाती है, यानी कि इनके चेहरों पर दाढ़ी मूछ का विकास हो जाता है। नेक्स्ट, आवाज़ भारी होती है।
आवाज़ भारी होती है। महिला की अपेक्षा इनकी आवाज़ जो होती है वो काफ़ी भारी होती है। इनमें त्वचा कठोर पाई जाती है और नेक्स्ट है नर में शिशन व वृषण कोष पाए जाते हैं। नर में शिशन व वृषण कोष स्क्रोटम पाए जाते हैं। मादा के अंतर्गत उनके जनन अंग का बाह्य पार्ट भग कहलाता है, जो बाहर की ओर से प्रकट होता है। लेकिन नर के अंतर्गत नर में एक शिशन और वृषण कोष जो होते हैं वो बाह्य रूप में दोनों जगहों के मध्य में उपस्थित रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये दोनों के अंतर्गत लैंगिक द्विरूपता को प्रकट करते हैं। अतः नर तथा मादा को बाह्य आकार के लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है और जब ऐसा होता है तो उसे हम लैंगिक द्विरूपता के नाम से जानते हैं। लैंगिक द्विरूपता। अभी आपने नर और मादा के बाह्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। नर व मादा को उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। पहचाना जा सकता है उसे ही लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो बच्चों याद रखने वाली बात यह है कि लैंगिक द्विरूपता का अर्थ क्या है। नर और मादा जो होते हैं उनके कुछ बाह्य लक्षण होते हैं जो अभी आपने लिखे थे, उनके आधार पर हम नर और मादा की पहचान कर सकते हैं। वही लक्षण लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। तो अभी हम जान रहे थे मानव अर्थात मनुष्य जो होता है एक लिंगी प्राणी है। दूसरी बात ये थी कि इनमें लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। तीसरी कंडीशंस ये था कि ये जो होते हैं इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अब नेक्स्ट स्थिति में हम यही बात करें कि एक लिंगी का क्या अर्थ होता है? जब नर व मादा जननांग अलग अलग शरीर पर पाए जाते हैं तो वे एक लिंगी प्राणी कहलाते हैं। एक लिंगी प्राणी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य
इसका मुख्य उदाहरण यहाँ मनुष्य को लेते हैं। तो मनुष्य जो होते हैं उसमें नर और मादा अपने अपने शरीर रखते हैं और अपने अपने पास ही उनके जननांग उपस्थित रहते हैं। तो नर के पास उपस्थित जननांग नर जननांग और मादा के पास उपस्थित जननांग मादा जननांग के नाम से जाने जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरी स्थिति में द्विलिंगी जब नर व मादा जननांग एक ही शरीर पर पाए जाते हों तो उन्हें द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे केचुआ द्विलिंगी प्राणी है, क्योंकि इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है। तो 14 और 18 खंड पर इसके नर और मादा जननांग उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि लैंगिक जनन की घटनाएं। पिछले चैप्टर में हमने इस बात का अध्ययन किया था, लैंगिक जनन की घटनाएं। और लैंगिक जनन की घटनाओं में आपने अध्ययन किया था, वहाँ पर सबसे पहले निषेचन पूर्व परिघटनाएं, और निषेचन पूर्व परिघटनाओं का पहला जो टॉपिक था वो था युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस, जिसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरी जो घटना थी, जब युग्मक बन जाते हैं तो युग्मकों का स्थानांतरण होता है। और उसके पश्चात तीसरी जो घटना थी वो था निषेचन, और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज में समसूत्रीय विभाजन के बतौर भ्रूणोद्भव होता है, अर्थात भ्रूण बनता है। यहाँ हम मनुष्य में लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में जानेंगे। मनुष्य में लैंगिक जनन की घटनाएं, मनुष्य में लैंगिक जनन की घटनाएं, जिसमें सबसे फर्स्ट स्मॉल ए युग्मक का निर्माण, और युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण या युग्मक जनन, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। यहाँ युग्मक बनते हैं, तो जो युग्मक नर के अंतर्गत बनते हैं उन्हें हम नर युग्मक कहेंगे, और जो युग्मक मादा के अंतर्गत बनते हैं उन्हें हम मादा युग्मक कहेंगे। अब देखिए, नर में शुक्राणु, नर में शुक्राणुओं का बनना, इसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। दूसरी कड़ी में मादा में अंडाणु
या डिम्ब का बनना, इसकी प्रक्रिया को हम अंड जनन कहते हैं। कहने का अर्थ है नर में जब शुक्राणु बनते हैं तो इनका निर्माण शुक्र जनन प्रक्रिया के बतौर होता है, लेकिन जब मादा में अंड कोशिका या अंडाणु या डिंब का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम oogenesis या यूँ कहें कि अंड जनन के नाम से जानते हैं। अब जो युग्मक तैयार हो गए हैं वो युग्मक मादा जनन पथ से या मादा जनन पथ से शुक्राणु जो होते हैं उनमें उनका स्थानांतरण या वीर्य सेचन नर शुक्राणु का मादा जनन पथ से या मादा जनन पथ में स्थानांतर अथवा वीर्य सेचन यानी कि जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो नर के जो शुक्राणु होते हैं वो मादा को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस हेतु एक घटना होती है जिसे हम वीर्य सेचन कहते हैं, यानी कि नर शुक्राणुओं को या वीर्य को मादा के जनन पथ के अंतर्गत स्खलित कर देता है। अब जब ऐसा हो जाता है तो शुक्राणु मादा के अंडाणु तक पहुंचते हैं और तीसरी जो घटना होती है जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन जो मादा के शरीर के अंतर्गत अंडवाहिनी में एम्प्यूला या फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत घटित होगी। निषेचन या नर व मादा युग्मकों का संलयन नर और मादा युग्मकों का संलयन हो जाता है, अर्थात निषेचन, जिसके बतौर किसका निर्माण होगा? युग्मनज का, जिससे एक कोशिकीय युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। एक कोशिकीय युग्मनज का निर्माण होता है। जब एक कोशिकीय युग्मनज बन जाता है तो इसके चारों ओर कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण डी पॉइंट युग्मनज से कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होने पर यह गर्भाशय भित्ति के साथ चिपक जाता है, जिसे अंतरोपण कहते हैं। और जो अंतरोपण होता है इसमें जो संरचना बनती है जिससे गर्भाशय भित्ति के साथ भ्रूण जुड़ता है वो प्लेसेंटा कहलाती है।
कहलाती है प्लेसेंटा। नेक्स्ट जो कड़ी आती है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो शेष भ्रूणीय परिवर्धन तथा गर्भावधि में रहता है, शेष जो बचता है जुड़ने के बाद बाकी की जो घटना घटित होती है उसमें भ्रूणीय परिवर्धन होगा। भ्रूणीय परिवर्धन शेष जो होता है ई पॉइंट, शेष भ्रूणीय परिवर्धन व गर्भावधि और जब गर्भावधि का काल पूरा हो जाता है तो शिशु का जन्म होता है। शिशु का जन्म या प्रसव, मनुष्य में शिशु जन्म का जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, प्रसव के नाम से जानते हैं, पार्टिशन। नेक्स्ट, अब इसके पश्चात शिशु की देखभाल व प्राथमिक पोषण। तो मनुष्य में लैंगिक जनन की जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें आपने सबसे फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, जिसमें नर और मादा गैमेट्स बनते हैं। नर गैमेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया से, लेकिन मादा गैमेट्स oogenesis प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। जब नर और मादा ये गैमेट्स बन जाते हैं तो अगली कड़ी के अंतर्गत नर शुक्राणु मादा को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। अब इस दौरान शुक्राणु जो होते हैं मादा जननांगों में अंडाणु या अंड कोशिका के साथ आपसी फ्यूजन कर लेते हैं, जाकर संलयित हो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और निषेचन प्रक्रिया के होने के बाद एक कोशिकीय एक नव संरचना का निर्माण होता है, जिससे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति होती है। उसे हम युग्मनज के नाम से जानते हैं, अर्थात जाइगोट कहते हैं। जाइगोट, उसमें समसूत्रीय विभाजन होता है और ऐसी व्यवस्था में वहाँ पर कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। और कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट बनने के पश्चात जो भ्रूण बना है वो गर्भाशय व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। जिस संरचना से जुड़ता है उसे हम प्लेसेंटा या अपरा या ओवल के नाम से जानते हैं। और माँ के गर्भाशय व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद माँ से गर्भाशय व्यक्ति से वह अपने आप में पोषण प्राप्त करता है और भ्रूण का परिवर्धन होता जाता है। और जब भ्रूण की निश्चित विकास अवधि समाप्त हो जाती है तो वो एक शिशु में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे पूर्ण विकसित शिशु कहेंगे। और ऐसी अवस्था के दौरान प्रसव प्रक्रिया के माध्यम से उस शिशु का जन्म होता है। जब उसका जन्म होता है तो स्वाभाविक है उसकी उचित देखभाल और उसको प्राथमिक पोषण प्रदान किया जाता है। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं ये लैंगिक जनन से जुड़ी होती हैं। आमतौर से जब मनुष्य की किशोर अवस्था प्रारंभ होती है उस दौरान उसकी कायिक या वर्धी जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़े समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है, या यूँ कहें कि अवरुद्ध हो जाती है और उसका जननिक विकास होता है। और जननिक विकास के बतौर वो जनन के योग बनता है, जनन के योग बनता है। और नर और मादाओं में लैंगिक द्विरूपता पैदा हो जाती है, यानी कि नर और मादा जो होती हैं उनमें लैंगिक द्विरूपता पैदा हो जाती है, जिन्हें हम किशोर का द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ मानते हैं। यानी किशोर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण शुरू हो जाते हैं किशोर अवस्था के दौरान। खासतौर से नर और मादा की जो जनन परिघटनाएं होती हैं
उसमें कुछ खास अंतर नहीं होते, कुछ उल्लेखनीय अंतर भी पाए जाते हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि जो नर होता है उसके अंतर्गत आजीवन शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लेकिन जो मादा होती है उसमें अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया 35 से 50 वर्ष के मध्य अवरुद्ध हो जाती है। तो बच्चों ये था मानव जनन। मानव जनन से कुछ आवश्यक बातें जो आपने आज सीखी, जिसमें जनन क्या होता है। दूसरी बात ये पढ़ा कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। तीसरी बात है उसमें लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है और मनुष्य लैंगिक जनन करता है। तो लैंगिक द्विरूपता के अंतर्गत आपने नर और मादा के कुछ बाह्य लक्षणों के बारे में जाना है, जिससे हम बाह्य लक्षणों को देखकर नर और मादा को हम पहचान सकते हैं, तो वो लैंगिक द्विरूपता है। अब मनुष्य लैंगिक जनन करता है, तो लैंगिक जनन की कुछ परिघटनाएं जो आपने देखी, गैमेटोजेनेसिस, उसके पश्चात युग्मक स्थानांतरण, उसके पश्चात युग्मकों का संलयन या निषेचन की प्रक्रिया, और युग्मकों का संलयन निषेचन के पश्चात जाइगोट्स का निर्माण। जाइगोट्स में कुछ परिवर्तन होता है और ब्लास्टोसिस्ट बनती है जो गर्भाशय व्यक्ति के साथ ओवल या प्लेसेंटा बनाकर जुड़ती है। उस प्रकार की प्रवृत्ति को हम अंतरोपण के नाम से जानते हैं। तीसरी कंडीशंस जो थी, जब अंतरोपण हो जाता है तो भ्रूण में शेष भ्रूणीय परिवर्धन होता है और भ्रूणीय परिवर्धन से शिशु का निर्माण होता है। एक निश्चित विकास अवधि के पश्चात मनुष्य से प्रसव प्रक्रिया के माध्यम से एक शिशु उत्पन्न होता है, और विशेष तौर से शिशु जब उत्पन्न होता है तो वो प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। इस जनन, मानव में जनन को समझने के लिए हम नर और मादा के जनन तंत्र को स्पष्ट करेंगे, जनन तंत्र को समझेंगे। थैंक यू।